गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फाइन। स्वागत है आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। देखिए, आज का टॉपिक सिर्फ मेरा आपको सिर्फ समझाने का है, कुछ ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, उसको आपको समझना है अच्छे से। और आपने ये टॉपिक समझ लिया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपकी मुट्ठी में होगा। और आज लेक्चर लेने से पहले मैं आपको कुछ लाइन सुनाऊंगा जिसको आपको अपने जीवन में लागू करना है। अगर ये पंक्तियां, ये लाइनें आपने अपने जीवन में लागू कर ली तो मैं मानता हूं कि आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। सुनिए, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी जब सूरज आपको जगाएगा। आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी जब सूरज आपको जगाएगा। आपको जिंदगी में फतेह मिलती ही चली जाएगी जब आप सूरज को जगाओगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके जो सोने का समय है, आपका जो स्लीपिंग टाइम है, वो ये नहीं कि सूरज निकल आया, सूरज आपको जगा रहा है, घर के जगा रहे हैं कि जागो, सूरज निकल आया है। बेटा, आपको सूरज निकलने से पहले अपने आप को उठा करके अपनी दिनचर्या को सूरज उगने से पहले शुरू करते हैं तो ध्यान रखना, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही सूरज आपको नहीं जगाएगा, आप सूर्य को जगाओगे। ठीक है? तो इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया। अब वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम थोड़ा सा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले ध्यान देना, भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले इसका सारांश मुझे आपको समझाना है। ठीक? इसका जब तक सारांश आप नहीं समझोगे तब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ोगे। और हम जो शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि हमें ये पढ़ना है स्टार्टिंग में। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है? पृष्ठभूमि का मतलब है नींव, भारतीय संविधान की नींव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी मुट्ठी में होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बोल देंगे इसको, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और भारतीय संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान में निम्नलिखित का वर्णन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित का वर्णन का मतलब है कि भारतीय संविधान में क्या क्या उल्लेखित किया गया है। ठीक? तो ये है, अगर हमने ये पॉइंट समझ लिए, मेन तो 3 ही है, अगर ये 3 पॉइंट आपने समझ लिए तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने का टॉपिक है आपका। ठीक है? नोट कर लेना,
तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, प्रॉपर्टी क्या क्या है भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान में क्या क्या वर्णन मिलता है, ये हमें आपको पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है भारतीय संविधान की नींव। देखिए ये बहुत ही समझने का टॉपिक है, इसमें मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ समझाऊंगा इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ठीक ध्यान रखना, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ या भारतीय संविधान की नींव, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो कैसे पड़ी, किन कारणों से पड़ी, ये चीज आपको बहुत कम लोगों के द्वारा समझने को मिली होगी। पढ़ाने को मैं भी आपको सीधा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फिर पार्ट 1 भारत तथा उसके संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन स्टार्टिंग जब तक नहीं होगी, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप आगे के सिलेबस को नहीं पढ़ पाओगे, आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं आज समझाऊंगा आपको, लिखाऊंगा ज्यादा नहीं, इसको समझने की बातें हैं। देखिए ध्यान रखना, कुछ जो पॉइंट मैं लिखूं उनको नोट कर लेना, जब टॉपिक शुरू करेंगे तब हम पूरा लिखेंगे। देखिए भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या भारतीय संविधान की नींव रखने का श्रेय कहीं ना कहीं, ध्यान रखना, नींव रखने का श्रेय कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियों को माना जाता है। यूरोपीय कंपनियों को माना जाता है, यूरोपीय कंपनियों को माना जाता है। ठीक, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार करने में यूरोपीय कंपनियों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर यूरोपीय कंपनियां भारत में ना आती तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शायद इतनी जल्दी हो पाता। ठीक, ध्यान रखना। तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन भारत में है, ये कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता चलूंगा। यूरोप, क्योंकि जीएस भी आपको आएगा, तो एक एक पॉइंट आपको समझने की है। यूरोपीय कंपनियां भारत में ना आती, हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शायद हो पाता। ठीक, शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो पाता। ठीक, शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो पाता। देखिए यूरोप, एक एक पॉइंट को बेटा समझने, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करूं मैं। जीएस है, जनरल स्टडी है, इसका कोई और ना कोई छोर है। ठीक, तो यूरोप एक समझते रहना कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप है। ठीक, एक महाद्वीप है। और ध्यान रखना, आपकी पृथ्वी पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप है। ठीक, और यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम से 6ठा बड़ा महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा बड़ा महाद्वीप है। ठीक, ध्यान रखना, टोटल कॉन्टिनेंट 7 है। अभी इस यूरोप महाद्वीप में वर्तमान समय में देखें तो 28 कंट्री हैं, 28 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? अभी वर्तमान में 28। लेकिन ईयू में, यूरोपीय यूनियन में
जिसको यूरोपीय संघ बोलते हैं, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में 27 कंट्री हैं, समझते रहना। यूरोप महाद्वीप में 28 देश हैं, यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्री हैं। ठीक, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है यूरोपीय संघ में? ब्रिटेन। ध्यान में लेना, ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, लेकिन यूरोपीय देशों में शामिल है। ठीक है, तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था, पीछे, तो यूरोपीय संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिटेन। और मैंने ये आपको हिस्ट्री पूरी समझा दी कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, टोटल कंप्लीट समझा दिया। तो एक अभी पीछे एग्जाम में शब्द आया था BREXIT, ब्रेक्जिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का अर्थ एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रेक्जिट का अर्थ क्या है। तो ब्रेक्जिट का अर्थ है बेटा, BR का मतलब यहां पर ब्रिटेन से है, एग्जिट का मतलब यहां पर बाहर से है। तो ब्रेक्जिट का अर्थ है ब्रिटेन का बाहर होना, ब्रिटेन का बाहर होना, ब्रिटेन का बाहर होना, ब्रिटेन का अलग होना। तो किससे अलग होना? यूरोपीय संघ से, राइट, यूरोपीय संघ से। ठीक है, तो ब्रेक्जिट, ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा गया है। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का बाहर होना, किससे? यूरोपीय संघ से। तो ब्रिटेन, यूरोप महाद्वीप में 28 कंट्री हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। कौन सा शामिल नहीं है? ब्रिटेन शामिल नहीं है। इसको मेरे आपको समझाने का मेरा भी एक मीन्स है, इसको समझना। तो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार करने में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यूरोपीय कंपनी भारत में ना आती व्यापार करने के लिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हो पाता शायद इतनी जल्दी। ठीक, तो ध्यान रखना, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, अब क्वेश्चन आता है, ये देखिए संविधान की यहां से स्टार्टिंग होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का भी शुभारंभ होता है। मॉडर्न हिस्ट्री का यहां से शुभारंभ होता है, मेडिवल हिस्ट्री का यहां से अंत शुरू होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग होती है, मेडिवल हिस्ट्री का अंत होता है। ठीक, तो यूरोपीय कंपनियां, अब यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, क्या करने आई, आने का उनका कारण क्या था, ये सबसे जरूरी है। तो ध्यान रखना, भारत की, यानी कि कहा जाता है कि प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत, दूसरा भारत की आर्थिक संपन्नता, भारत की आध्यात्मिक उपलब्धियां, भारत की आध्यात्मिक उपलब्धियां, भारतीय दर्शन और भारतीय कला। जानना, भारत की इन 5 पॉइंटों में से भारत की आर्थिक संपन्नता ही यूरोपीय कंपनियों को भारत में खींच कर लेके आई। उस समय, जिस समय की ये बात है, भारत अपने आप में एक आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र है। तो ध्यान रखना, यूरोपीय कंपनियां प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए, भारत की आर्थिक संपन्नता के लिए, भारत की आध्यात्मिक उपलब्धियों को देखते हुए, भारतीय दर्शन की महत्वता को देखते हुए और भारतीय कला को देखते हुए भारत में व्यापार करने आई।
ठीक, ध्यान देना, समझने की बात है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये आई। भारत इस समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थिक संपन्नता। आर्थिक रूप से भारत बहुत रिच है, बहुत मजबूत है, आर्थिक संसाधन भारत में बहुत ज्यादा है, इसलिए आई व्यापार करने के लिए। ध्यान देना, तो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, ट्रेड करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। तो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आने का मूल उद्देश्य था वो था केवल व्यापार, ट्रेड। तो समझ गए यूरोपीय कंपनियां क्यों आई भारत में? सिर्फ व्यापार करने के लिए, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी। क्यों आई थी? ये पॉइंट मैंने आपको बता दी। ये पॉइंट नहीं बताए जाते हैं, बहुत कम बताए जाते हैं, ध्यान रख लेना। क्यों? मेडुअल हिस्ट्री की जब आप स्टार्टिंग को मैं आपको कराऊंगा मोहम्मद साहब से, मोहम्मद साहब के बाद फिर खलीफाओं का कार्यकाल आता है, खलीफाओं के कार्यकाल के बाद महमूद गजनवी का कार्यकाल आता है, फिर मोहम्मद गौरी का कार्यकाल आता है। सुनना मेरी बात को, महमूद गजनवी भारत क्यों आया? महमूद गजनवी के भारत आने का कारण क्या था? समझ लेना। कारण, हर बात के पीछे कारण, रीजन छुपा रहता है। हम पढ़ रहे हैं क्यों? एक मेन उद्देश्य है, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा मतलब पढ़ाने का ये नहीं कि मैं अपना ज्ञान को बढ़ा रहा हूं। मेरा आपको पढ़ाने का मतलब जो होगा स्पष्टली, वो आपसे पैसा लेना होगा, आपसे जो फीस मिलेगी वो मेरा एक मकसद है। ये नहीं कि मैं अपना नाम कमाने के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं, वो गलत है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मेरा जो वर्क है वो प्रोफेशनल है, पैसा के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हो नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, ये नहीं कि नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। तो हम भारत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो सीधी बात है, हम व्यापार करने आ रहे हैं। भारत क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न राष्ट्र है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि महमूद गजनवी क्यों आया। महमूद गजनवी भारत लूटने के लिए आया था। उसने सुन रखा था कि भारत में अथाह सोना है, हीरे हैं, जवाहरात है, और सबसे ज्यादा उसने सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना था कि सोमनाथ मंदिर में अथाह सोना है, कि मैं इतना सोना वहां से प्राप्त कर सकता हूं कि मैं अगर 20 जगहों से भी लूटूं तो इतना सोना मुझे नहीं मिलेगा। उसने सोमनाथ मंदिर, गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण रूप से सुना था कि उसमें अथाह सोना है, अथाह धन संपदा है। तो उसने भारत पर जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी से उसने जो शुरू किए थे, 1027 तक आक्रमण किए थे, यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक उसने कुल मिलाकर भारत पर 17 आक्रमण किए। ठीक, तो क्यों किए थे? सिर्फ वो सोमनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहता था, उसको लूटना चाहता था। तो महमूद गजनवी का एक उद्देश्य था भारत से धन संपदा लूटना। ठीक, ऐसे ही यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य है भारत से व्यापार करना, क्योंकि भारत आर्थिक संपन्न राष्ट्र है, भारत में बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधन है, तो वहां से इसलिए यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी। लेकिन मेन उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ कुछ यूरोपीय कंपनियों के उद्देश्य बदल गए, और उद्देश्य बदल गए यानी कि अब वो राजनीतिक गतिविधियां पूरा करना चाहते थे, यानी कि भारत से व्यापार करने के साथ साथ भारत पे अपना अधिकार करना चाहते थे, जिसमें से फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 2 कंपनियां थी जिनके उद्देश्य व्यापार से बदलकर भारत पर अपना आधिपत्य करना चाहते थे। लेकिन मेन उद्देश्य था इनका व्यापार, लेकिन उद्देश्य इनके बदल गए, भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य बन गया। किसका? फ्रेंच कंपनी का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये रीजन है
तो इन्हीं में से ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ध्यान रखना, जो पोर्तुगीज कंपनी, दूसरी डच कंपनी, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथी डेनिश कंपनी, और पांचवी फ्रेंच कंपनी। ये 5 कंपनियां भारत में व्यापार करने आई। 5 कंपनियां, ठीक, ध्यान रखिएगा। पोर्तुगीज कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, ये व्यापार करने भारत में आई। देखिए ध्यान रखना, इस कंपनी का उद्देश्य केवल भारत से व्यापार करना था। डेनिश कंपनी का उद्देश्य भारत से व्यापार करना था, लेकिन उद्देश्य किसके बदल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य बदल गए, इनके उद्देश्य बदल गए। ये अब व्यापार के साथ साथ भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, या भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक, देखिए ध्यान रखना, यहां पर तो लास्ट में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध हुआ, दोनों में संघर्ष हुआ, लेकिन लास्ट में विजय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली और इसने अपने व्यापारिक उद्देश्य से बदलकर भारत पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो उद्देश्य था व्यापार, लेकिन उद्देश्य इनके बदल गए। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आया? अब ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखिए, अब मैंने आपको बताया था, इन पे हम बहुत डीप चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, इंक थोड़ी सी डाल दो, इंक कम हो गई। आप मेहनत करते रहिए, बस पढ़ते रहिए अच्छे से। तो देखिए, यहां से बहुत अच्छा टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। तो देखिए, इनका सभी कंपनियों का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था केवल व्यापार करना। और व्यापार करने क्यों आए, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। जैसे इस यहां देखिए, यहां लिख रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में, तो ये भारत में 1498 में ही आ गए। समझते रहना, यहां है भारत आगमन, ये लिखना। हाँ, यहां स्थापना और यहां भारत आगमन। आगे पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पोर्तुगीज कंपनी की स्थापना हुई 1498 में और ये 1498 में ही भारत में आ गई। अब है डच कंपनी। देखिए, डच कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में और ये 1602 में ही भारत में व्यापार करने आ गई। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में स्थापना, लेकिन व्यापार करने आई 1608 में। भारत में आई 1608 में, लेकिन स्थापना इसकी डच कंपनी से भी पहले हो गई थी। ऐसी डेनिश कंपनी की स्थापना हुई 1616 में और ये
1616 में ही भारत में व्यापार करने आ गए। ऐसी फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और ये भारत में 1664 में ही व्यापार करने आ गई। सिर्फ इसमें एक कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी और वो 8 साल के बाद भारत में व्यापार करने आई थी। ठीक है, भारत में व्यापार करने आए थे। तो स्थापना और भारत आगमन, तो ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आपको दे देता है, स्थापना से भारत आगमन से बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहां से। अभी मैं समझा दूं आपको, ठीक। ये तो हिस्ट्री जब होगी तो मैं हिस्ट्री में पूरा डिटेल कराऊंगा, लेकिन संविधान में भी क्वेश्चन यहां से आता है। तो उद्देश्य था भारत में व्यापार करने का, लेकिन उद्देश्य इनके बदल गए। अब देखिए ध्यान रखना, इन्होंने भारत से गर्म मसालों का व्यापार किया तो ये गर्म मसालों का ही व्यापार करते रहे। इन्होंने भारत से सूती वस्त्रों का व्यापार किया था तो ये सूती वस्त्रों का ही व्यापार करते रहे। सूती वस्त्रों में इन्होंने रेशम के वस्त्रों का ज्यादा व्यापार किया था। डेनिस ये भी अपने यहां से व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य बदले थे फ्रेंच की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ध्यान रखना, इस सभी कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सुपर पावर रूप में है, एक शक्तिशाली रूप में है। ठीक, ध्यान रख लेना। तो ना तो इनका उद्देश्य था भारत में राजनीति गतिविधियों को चलाना, ना डचों का, इनके सिर्फ उद्देश्य थी व्यापार करना। भारत पर आधिपत्य का इनका कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही डेनिश का, लेकिन उद्देश्य केवल ब्रिटिश और फ्रेंच के थे। अब ब्रिटिश, पुर्तगीज को, डचों को, डेनिश को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे पावर में ज्यादा है, तो इन्होंने उसी गतिविधियों से कार्य किया। पुर्तगीज बहुत चालू है, पुर्तगीज ने दिमाग से काम लिया। क्यों? कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच कंपनी में भारत पर उत्तराधिकार के लिए, भारत पर सत्ता स्थापित करने के लिए जो युद्ध हुए, तो वो दक्षिण भारत में हुए, क्योंकि इन कंपनियों ने दक्षिण भारत को मूल रूप से व्यापार का केंद्र बनाया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में दक्षिण भारत में यानी कि कर्नाटक के क्षेत्र में युद्ध हुए। तो कर्नाटक के क्षेत्र में युद्ध होने, मैं लिखवाऊंगा इनको, कर्नाटक के क्षेत्र में युद्ध होने के कारण उनके बीच जो युद्ध लड़े गए थे वो कर्नाटक के युद्ध कहलाए। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्नाटक के युद्ध किस किस के बीच लड़े गए, तो कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक, तो कहा जाता है कि मूल रूप से इनमें 4 युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध लड़े गए। जैसे डेट में आपको बता दूं, जैसे 1746 में लड़ा गया, फिर दूसरा 1749 में लड़ा गया, तीसरा 1756 में लड़ा गया, चौथा 1760 में लड़ा गया, जिसमें पहले 2 युद्ध फ्रेंच कंपनी ने जीते और बाद के 2 युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीतकर ये जाहिर कर दिया कि भारत पर सत्ता स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही होगी, क्योंकि युद्ध में फ्रेंच कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब फ्रेंच कंपनी को हरा दिया तो पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार का जो उद्देश्य बन गया वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बन गया। आप ध्यान रखना, पुर्तगीजों को ये पता चल गया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये माइंड से बड़े चालू निकले। इन्हें व्यापार करना था, भारत में लंबे समय तक रुकना था। डच भी चले गए, डेनिश भी चले गए, फ्रेंच कंपनी भी चली गई। अब बचे पुर्तगीज, तो पुर्तगीजों ने सोचा कि हमें भारत में केवल लंबे समय तक रुकना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था। अब कारण क्या है पुर्तगीज का भारत में बने रहना ज्यादा समय तक, बाकी क्यों नहीं बने रहे? फ्रेंच तो पहले ही भगा दिए युद्ध में हराकर, डेनिश चले गए, डच भी चले गए।
लेकिन पुर्तगीज लंबे समय तक बने रहे, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी पुर्तगीज भारत में बने रहे। क्यों? और अंग्रेजों से अच्छे संबंध रहे और व्यापार करते रहे। ध्यान रखना, क्योंकि पुर्तगीज कंपनी ने यानी कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से रिश्ते बना लिए, यानी कि जो रिश्तेदारी होती है, जो एक रिलेशन होते हैं, तो वो संबंध उन्होंने स्थापित किए। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने अपने देश की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से 1660 में कर दिया था। तो पुर्तगालियों ने अपने देश की राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा का विवाह 1660 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। तो एक रिलेशन बना और पुर्तगीज कंपनी भारत में लंबे समय तक व्यापार करती रही, क्योंकि एक रिलेशन स्थापित हो गया। तो ध्यान रखना, यूपी पुलिस में पीछे क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों को बंबई दहेज दान में किसने दिया था, या बंबई को दहेज में किसने दिया था अंग्रेजों को? तो पुर्तगालियों ने दिया था। जब कैथरीन का विवाह हुआ था, पुर्तगालियों ने जब अपने देश की राजकुमारी का विवाह किया था, तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय की शादी में, यानी कि अपनी राजकुमारी की शादी में राजकुमार को, चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज में दिया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब आप देखिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो ये एक नींव है भारत में। तो सभी कंपनियां को पराजित करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने उद्देश्य बदलकर धीरे धीरे सत्ता स्थापित की। तो इस तरह से यहाँ तक का पार्ट हमारा हुआ। सेकेंड वीडियो और मैं बनाऊंगा इसकी, तब हमारा भारतीय संविधान की नींव से हम टॉपिक को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।